Namaste, and today's session is on प्लेटोस थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म यानी प्लेटोवादी साम्यवाद का सिद्धांत। प्लेटो के साम्यवाद का क्षेत्र यानी साम्यवाद केवल संरक्षक वर्गों के लिए है। स्कोप ऑफ प्लेटोनिक कम्युनिज्म इज अ कम्युनिज्म ओनली फॉर द गार्जियन क्लास। प्लेटो के साम्यवाद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके द्वारा साम्यवादी व्यवस्था को अपनाने का सुझाव राज्य की समस्त जनता के लिए नहीं वरन केवल संरक्षक वर्ग यानी सैनिक और शासक वर्ग के लिए ही दिया जाता है, और उसके द्वारा इस विशेष स्थिति को अपनाए जाने का कारण यह है कि उसके साम्यवाद का उद्देश्य वर्तमान साम्यवाद की भांति आर्थिक नहीं वरन राजनीतिक है। उसका उद्देश्य तो एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिसमें शासक वर्ग अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का सर्वाधिक श्रेष्ठतापूर्वक संपादन कर सके, क्योंकि प्लेटो की सामाजिक व्यवस्था का तीसरा वर्ग यानी उत्पादक वर्ग प्रोड्यूसर शासन व्यवस्था के संचालन से संबंधित नहीं है, अतः उसके द्वारा उत्पादक वर्ग को साम्यवाद की परिधि में सम्मिलित नहीं किया गया है। यहाँ तक कि संरक्षक वर्ग का संबंध है। प्लेटो उन्हें राज्य कार्य के योग्य बनाने हेतु उनके लिए व्यापक शिक्षा की व्यवस्था करता है और कालांतर में शिक्षा का प्रभाव समाप्त होकर दूषित तत्व उनके मानस में प्रवेश न कर ले। इस दृष्टि से वे संरक्षक वर्ग हेतु साम्यवादी व्यवस्था का निर्देशक करता है। प्लेटो के अनुसार सैनिकों तथा शासकों को राज्य के हित में दृष्टि से व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार नहीं रखना चाहिए। यदि वे इन्हें रखेंगे तो कंचन और कामिनी के मोह में फंस जाएंगे। धन लोलुपता, स्वार्थपरता और पारिवारिक कार्यों में आसक्ति उनके निष्पक्ष भाव से शासन के स्वीकृत्य पालन में बाधक होगी। वे इन झंझटों में फंसने के कारण राज्य के कार्यों की अपेक्षा करेंगे। अतः वीतराग वृत्ति से उनके शासन के संचालन के लिए संपत्ति और परिवार के क्षेत्र में साम्यवाद की व्यवस्था आवश्यक है। फिर है संपत्ति संबंधी साम्यवाद, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। व्यक्तिगत संपत्ति का उन्मूलन प्लेटो के साम्यवादी विचारधारा का एक अंग है। प्लेटो की धारणा है कि व्यक्तिगत संपत्ति व्यक्ति को स्वार्थी, लालची, ईर्ष्यालु, प्रतिद्वंदी और हीन बनाती है और राज्य की एकता और न्याय को संकट में डाल देती है। अतः प्लेटो अपने आदर्श राज्य के दार्शनिक शासकों और सैनिकों को व्यक्तिगत संपत्ति से वंचित रखता है। वह धन या संपत्ति को अनैतिक बतलाते हुए कहता है कि एक व्यक्ति के हाथ में संपत्ति और शासन की शक्ति रहने से वह पथभ्रष्ट होकर भीषण परिस्थितियों को उत्पन्न कर सकता है। अतः संपत्ति को शासन से अलग रखना ही श्रेयस्कर है। शासक तथा सैनिक का वर्ग निजी संपत्ति के अधिकार नहीं बन सकते। प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था में संरक्षक वर्ग के पास किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं होगी। उनके सेवाओं के पुरस्कार स्वरूप उत्पादक वर्ग उन्हें प्रति वर्ष वस्तुओं के रूप में निश्चित वेतन देगा। इन वस्तुओं का उपयोग व स्वामित्व भी व्यक्तिगत आधार पर नहीं होगा, सामूहिक रूप से वे इनका उपयोग कर सकेंगे। राज्य के जो तीसरे वर्ग हैं यानी उत्पादक वर्ग प्रोड्यूसिंग क्लास को भी प्लेटो ने व्यक्तिगत संपत्ति रखने का अधिकार दिया है। राज्य के अंग के रूप में इस वर्ग का जो गुण शुद्ध है यानी एपिटाइट है, अतः संपत्ति पैदा करने व संचय करने का अधिकार केवल इसी को दिया जा सकता है, किंतु प्लेटो इस वर्ग में ये अधिकार स्वतंत्र रूप से प्रदान नहीं करता। ये वर्ग संपत्ति का उत्पादन राज्य के कठोर नियंत्रण में ही करेगा। सरकार व्यापार, व्यवसाय तथा उद्योग धंधों का कठोर नियंत्रण रखेगी। राज्य इस बात को भी ध्यान में रखेगा कि उत्पादक वर्ग बहुत अधिक धनी तथा कोई बहुत अधिक निर्धन न हो जाए। कुछ हाथों में धन का बाहुल्य होना तथा बहुसंख्यक लोगों का आर्थिक अभाव में पीड़ित होना, ये दोनों ही स्थितियां प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य के लिए अवांछनीय है। यह आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिगत आधार पर उत्पादन एवं राज्य नियंत्रण का समर्थक है। प्लेटो के अनुसार राज्य को न केवल संपत्ति के अत्यधिक बाहुल्य एवं अत्यधिक न्यूनता को ही नियंत्रित करना है, बल्कि वह भी देखना है कि संपत्ति उचित साधनों से अर्जित की गई है अथवा नहीं। ऊंचे ब्याज पर अथवा अधिक मुनाफा खाकर किया गया संपत्ति का संचय उसने अनुचित माना है। कृषि के विषय में प्लेटो का ये विचार था कि उत्पादन व्यक्तिगत आधार पर किया जाए और भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व हो।
नेक्स्ट है प्लेटो की संपत्ति विषयक समाधि की विशेषताएं, की साम्यवाद की विशेषताएं। प्लेटो की संपत्ति विषयक की जो विशेषता है वो ये है कि ये साम्यवाद सभी नागरिकों के लिए नहीं वरन केवल शासक और सैनिक वर्ग के लिए है। इसका उद्देश्य यद्यपि संपूर्ण समाज और उद्देश्य है, किंतु इसे संपूर्ण समाज के द्वारा व्यवहार में नहीं लाया जाता है। इसका उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक नहीं। आधुनिक समाजवाद में इस तरह इसका उद्देश्य आर्थिक विषमता दूर करना नहीं, अपितु राजनीतिक और शासन व्यवस्था को दोषमुक्त करना है। प्लेटो का साम्यवाद भोग का नहीं वरन त्याग का मार्ग है। ये समाज के शासक वर्ग को कंचन और कामिनी का मोह छोड़कर जन कल्याण में रत रहने के लिए प्रेरित करता है। अब हम देखते हैं कि अरस्तु द्वारा प्लेटो के जो संपत्ति विषयक साम्यवाद की आलोचना, यानी प्लेटो के प्रमुख शिष्य अरस्तु ने प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद की कुछ आलोचना की है। जैसे कि अरस्तु के अनुसार प्लेटो का साम्यवाद आध्यात्मिक बुराइयों का भौतिक निदान है, जिसका परिणाम जैसे कहते हैं ना, आशानुकूल नहीं हो सकते। प्लेटो का साम्यवाद समाज की वेदी पर व्यक्ति का बलिदान कर देता है। नेक्स्ट, साम्यवाद जीवन के सामान्य अनुभव के विरुद्ध है। नेक्स्ट ये कि ये व्यवस्था समाज में झगड़ों और फूट को बढ़ाने वाली है। व्यक्तिगत संपत्ति में व्यक्तिगत स्वार्थ और श्रेय अलग होने से परस्पर कलह का एक मुख्य कारण दूर हो जाता है, किंतु साम्यवाद में व्यक्तिगत क्षेत्र सुनिश्चित न होने के कारण विवाद अधिक होगा, समाज की उन्नति अवरुद्ध हो जाएगी। नेक्स्ट, प्लेटो का साम्यवाद उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं किया गया है, जिसकी संख्या समस्त जनसंख्या के आधे से ही अधिक होती है। नेक्स्ट, मनुष्य में स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वे अपनी निजी संपत्ति रखना चाहते हैं, उसमें गर्व और गौरव का अनुभव करता है, उसे बढ़ाने में दिन रात लगा रहता है, किंतु वस्तु को अपना समझने में मनुष्य का अवर्णनीय आनंद लेता है। साम्यवाद में ये लाभ नहीं मिल सकता है। इससे परोपकार और उदारता की श्रेष्ठ मानवीय संभावनाएं नष्ट हो पाएंगी, क्योंकि व्यक्ति परोपकार संबंधों कार्य व्यक्तिगत संपत्ति के आधार पर ही कर सकता है।